नृपेंद्र का क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न तत्व और कंपाउंड्स यदि नॉर्मल लेवल से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है। ये सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हजारों तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिससे हमको एनर्जी जनरेट होती है और तमाम इसेंशियल कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान तमाम टॉक्सिक मटेरियल भी निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तमाम आयंस उसमें यूज होते हैं। जितनी भी लिविंग सिस्टम की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब कंपाउंड और आयन बेस्ड हैं। कोई भी प्रक्रिया या कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बिना आयन के या बिना किसी कंपाउंड्स के पॉसिबल नहीं होती है। तो ये मॉलिक्यूल या तो सिंथेसाइज होते हैं या इनका यूटिलाइजेशन होता है फॉर दी एनर्जी जनरेशन, जिसकी वजह से हम लोग अपना काम कर पाते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कंपाउंड जो हमारे शरीर में होते हैं इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। किसी कारणवश यदि ये घटते हैं या बढ़ते हैं तो तमाम तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है जो नॉर्मल से लेकर के और काफ़ी गंभीर भी हो सकती है। तो यदि ये टॉक्सिक केमिकल हमारे शरीर में बनते हैं तो इनका बाहर निकलना ज़रूरी होता है, लेकिन जो ऑर्गन्स इनकी प्रोसेसिंग के लिए इन्वॉल्व हैं यदि उसमें कोई दिक्कत होती है तब इनकी मात्रा हमारे शरीर में या ब्लड में बढ़ने लगती है और जिससे जो है हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है और उसका सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लगता है। इसके लिए हमारा लाइफ स्टाइल या खान पान भी जिम्मेदार होता है जिससे कि इनका बैलेंस बिगड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम बैलेंस्ड रूप से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, यानी जो भी हमको आवश्यक है वही चीज़ हम ग्रहण करें और जो अनावश्यक है उसको ना ग्रहण करें। मात्रा भी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आयन या किसी भी कंपाउंड का सेवन यदि हम आवश्यकता से अधिक करते हैं, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसीलिए बैलेंस डाइट की धारणा भी डेवलप की गई जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है ये एक बैलेंस अमाउंट में ही हमको लेना रहता है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे मीन्स ओवर न्यूट्रिशन, तो वो भी एक तरह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि तमाम तरह के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तहत डेवलप हों या अत्यधिक खाने से या उनका सेवन करने से उनकी मात्रा बढ़े या किसी बीमारी की वजह से बढ़े, तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और वो किस तरह काम आते हैं बीमारी को डायग्नोज करने में। यानी यदि बीमारी है किसी तरह की तो यदि इस कंपाउंड का या इन कंपाउंड्स का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में तो हम ये भी जान जाते हैं कि ये किस ऑर्गन से संबंधित है और उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया का लेवल जो है, जो नॉर्मल लेवल है, दैट इज 15 to 50 माइक्रोमोल पर लीटर। ये इसका नॉर्मल रेंज है। अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है और जो कि प्रोटीन के ज़्यादा सेवन से बनती है। प्रोटीन यदि हम ज़्यादा खाते हैं तो वो डिग्रेड होकर के अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड के कैटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। यदि ये बॉडी में रुकती है, देर तक रुकती है, तो आदमी या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमारे शरीर में सिस्टम होता है। अमोनिया जो बनती है अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म से वो लीवर में कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में, और यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन यदि अमोनिया का लेवल बढ़ा है तो इट मीन्स कि आपको लीवर से संबंधित कोई बीमारी
हो सकती है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, वो लीवर इंजरी हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है या हेपेटाइटिस हो सकती है। तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमको प्रोटीन डाइट कम कर देना है। यदि प्रोटीन डाइट कम नहीं करेंगे तो अमोनिया ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी, लेकिन चूंकि लीवर में दिक्कत होती है तो वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिससे अमोनिया जो है ब्रेन तक पहुंच सकती है और इसकी क्वालिटी होती है कि ये नर्व को डैमेज कर सकती है। तो नर्व सेल्स डैमेज होने से पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है। तो इसलिए अमोनिया का लेवल बढ़ा है तो ये एक सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है और ये कापर को ट्रांसपोर्ट करती है। तो कापर भी तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इसेंशियल होता है और इसका नॉर्मल लेवल होता है 15 to 60 mg पर डेसीलीटर। 15 to 60 mg पर डेसीलीटर सेरुलोप्लाज्मिन का नॉर्मल लेवल होता है। यदि ये प्रोटीन डिफिशियंट है, कम है, तो कापर की कमी हो जाती है, जिससे तमाम तरह की स्वास्थ्यगत समस्याएं डेवलप होती हैं, जिसमें खासकर एनर्जी लेवल की कमी हो जाती है, यानी सुस्ती रहती है और इनएक्टिवनेस आता है और मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। क्लोराइड, क्लोराइड की नॉर्मल मात्रा है 95 to 105 मिलीमोल पर लीटर। क्लोराइड एक आयन है और ये तमाम तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। तो क्लोराइड कम होने से भी वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है शरीर का गड़बड़ा जाता है और ये खासकर एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्लोराइड की कमी होने से जैसे खासकर डायरिया है या वोमिटिंग है, इसमें जो है क्लोराइड की कमी हो जाती है, तो ये भी डिजीनेस और सुस्ती जो है इससे आती है। कापर, कापर जैसे हमने पहले भी बताया भी सेरुलोप्लाज्मिन में कापर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कापर की मात्रा यदि ज़्यादा है तो एक मिनमाटा डिजीज हो जाती है और ये खासकर पोल्यूशन की वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। लेकिन कापर जो है यदि नॉर्मल लेवल में है तब तो ठीक है, यदि कम होता है तो इससे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की कम हो जाती है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन से मिलता है, प्रोटीन के डिग्रेडेशन से प्रोड्यूस होता है। इसका नॉर्मल लेवल है 0.8 to 1.3 mg पर डेसीलीटर। तो क्रिएटिनिन चूंकि प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है और इसका लेवल यदि बढ़ता है तो सबसे पहले हमको प्रोटीन का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में घटा देनी चाहिए। और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ ये डायरेक्टली रिलेटेड है किडनी से। किडनी यदि डैमेज है या किडनी में कोई दिक्कत होती है तभी क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ये भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, प्रोटीन का ही मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। इसका नॉर्मल लेवल होता है 8 to 21 mg पर डेसीलीटर। इसकी मात्रा भी यदि बढ़ती है तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द किडनी प्रॉब्लम्स, यानी किडनी में कोई समस्या होगी तभी इसका लेवल बढ़ेगा। फेरिटिन, फेरिटिन 12 to 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। फेरिटिन जो है ये आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, यानी ये आयरन को स्टोर करती है। जैसे हमारे बॉडी में 4000 मिलीग्राम तक आयरन स्टोर हो सकता है। इससे ज़्यादा यदि हम आयरन की मात्रा यदि होती है बॉडी में हो जाएगी तो ये लीवर डैमेज कर सकता है। ज़्यादा आयरन की मात्रा जो है वो लीवर के लिए बहुत ही टॉक्सिक होती है। लेकिन यदि आयरन की मात्रा कम है या फेरिटिन की मात्रा कम है, आयरन स्टोरेज कम है, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनीमिया, यानी खून की कमी। फेरिटिन की मात्रा कम होने से आयरन स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। और मान लीजिए डाइट में यदि हम आयरन नहीं लेते हैं तो जो आयरन स्टोर होता है इस प्रोटीन में वो हमको मिलता रहता है। लेकिन यदि ये प्रोटीन कम है और हम डाइट में भी नहीं लेते हैं तो एनीमिया होने की समस्या डेवलप हो सकती है।
ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल घटना या बढ़ना ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। इंसुलिन हार्मोन है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैंक्रियाज में सेल होती है, उससे इंसुलिन हार्मोन मिलता है। और इंसुलिन का जो मेन काम है, मेन वर्क है, वो है ग्लूकोज के लेवल को घटाना। यानी जो भी प्रक्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें ग्लूकोज यूटिलाइज होता है वो इंसुलिन द्वारा बढ़ाया जाता है। इंसुलिन यदि नहीं प्रोड्यूस हो रहा है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यदि काफ़ी समय तक बनी रहती है तब वो डायबिटीज़ मेलिटस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और लाइफ स्टाइल हमारी या एक्सरसाइज ना करने का कारण भी जो है ये डायबिटीज़ बनता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये ग्लूकोज का लेवल जब काफ़ी समय तक बढ़ा रहता है तो ये डायबिटीज़ मेलिटस होने की संभावना बढ़ती है। और ग्लूकोज जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ब्रेन एनर्जी, यानी जो ब्रेन की एनर्जी का मेजर सोर्स है वो ग्लूकोज है। यदि ग्लूकोज का लेवल घट जाता है तो एनर्जी ब्रेन को नहीं मिल पाती और आदमी बेहोश हो सकता है या कोमा में भी जा सकता है। उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लूकोज का कम होना भी जो है खतरनाक है और बढ़ना भी खतरनाक है, क्योंकि दोनों में जो है सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। कम होने से हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होती है और जिसमें ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती तो आदमी कोमा में जा सकता है। और डायबिटीज़ यदि ज़्यादा लेवल बढ़ जाए तो फिर कीटोसिस हो जाती है, उसमें भी आदमी कोमा में जा सकता है। फास्फोरस, फास्फोरस जो है ये मेजर कंपोनेंट है बोन का। तो फास्फोरस की कमी या अधिकता ये डिपेंड करती है डाइट पर। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो इसके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी रोल प्ले करती है, तो उसकी वजह से भी फास्फोरस की मात्रा कम या ज़्यादा शरीर में हो जाती है। यदि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्किन पर रैशेज बनते हैं और बोन्स कमज़ोर होती है। तो ब्लड में जो है फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण आवश्यक रहता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और तमाम एंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें ये एज ए कोफैक्टर काम करता है। तो मैग्नीशियम की मात्रा यदि हमारे शरीर में कम होती है तो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बाधित हो सकती हैं। खासकर न्यूक्लिक एसिड के रिप्लिकेशन में भी मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, या और भी तमाम तरह के एंजाइम्स हैं जहाँ पर मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कमी से जो है डिजीनेस या मसल पेन या ये छोटे बच्चों में कमी हो जाती है तो ग्रोथ में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। फास्फेट, फास्फेट का नॉर्मल लेवल है 0.8 to 1.5 मिलीमोल पर लीटर। फास्फेट एज ए आयन ब्लड में प्रेजेंट रहता है और ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। जैसा हमने बताया ब्लड का पीएच जो है 7.4 होता है और ये कांस्टेंट होता है। यदि इसमें कमी आए या ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है, जिसको हम कहते हैं यदि कम हो जाएगा तो एसिडोसिस, ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कोलोसिस। तो जैसे तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है या तमाम तरह से खान पान, आयंस या दवाओं का इंजेक्शन, इसकी वजह से सब सारी चीज़ें ब्लड में जाती हैं, लेकिन ब्लड का पीएच कभी भी चेंज नहीं होता। इतनी प्रक्रियाओं के बावजूद भी ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन रहता है। तो वो एक कारण है, और कारण है कि उसमें बफर सिस्टम होता है। बायोलॉजिकल बफर होते हैं, जैसे फास्फेट बफर है, कार्बोनेट बफर है, प्रोटीन बफर है, हीमोग्लोबिन बफर है, अमीनो एसिड बफर है। तो ये सब किसी भी तरह के एसिडिक या बेसिक कंपाउंड के एडिशन को ब्लड में यदि होता है तो पीएच में चेंज होने को रोकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल बफर जो नेचर ने फिट किया है, इसकी वजह से ब्लड का पीएच 7.4 हमेशा बना रहता है और सारी प्रक्रियाएं जो है उसी पीएच पर पॉसिबल हैं। यदि किसी कारणवश किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यदि घटता है तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है, बढ़ता है तब भी खतरनाक स्थिति होती है और आदमी तुरंत कोमा में जा सकता है, क्योंकि सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस
यदि पीएच में अल्ट्रेशन हुआ तो ठप हो जाती हैं। पोटेशियम, पोटेशियम एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल लेवल है 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम खासकर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हम लोगों ने देखा पोटेशियम और सोडियम पंप होता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। पोटेशियम और भी तमाम एंजाइम्स के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो पोटेशियम यदि कम है तो डिजीनेस या नर्व वीकनेस ये चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। पायरुवेट, पायरुवेट का लेवल है 300 to 900 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। पायरुवेट यदि नॉर्मल है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, यानी ग्लूकोज की जो फर्स्ट पाथवे है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जो लास्ट में पायरुवेट बनता है। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनता है और वो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, तो ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। लेकिन यदि पायरुवेट ज़्यादा मात्रा में है, आगे की प्रोसेस नहीं चल पा रही है, ये कंडीशन तब होगी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से पायरुवेट ज़्यादा मात्रा में बनता है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाता एसिटिल कोएंजाइम में उतनी तेज़ी से, तो पायरुवेट कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में, यानी लैक्टेट में। तो लैक्टेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो हाथ पैरों में दर्द है या कभी कभी यदि लंबे समय तक पायरुवेट की मात्रा ज़्यादा है तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, होता रहता है, और उसके होने की वजह से लैक्टेट डिपॉजिट होता है, जिससे मसल वीकनेस और हार्ट से संबंधित दिक्कत या हार्ट कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकता है। क्योंकि पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं, तो लैक्टेट की मात्रा यदि बढ़ती है तो हार्ट से संबंधित या मसल से संबंधित समस्याएं आती हैं, और जो कि पायरुवेट की वजह से होता है। सोडियम, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में या अन्य बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम, कैल्शियम बोन का बड़ा स्रोत है। इसकी नॉर्मल लेवल है 8.6 to 10.3 mg पर डेसीलीटर। बोन का कंपोनेंट है कैल्शियम। कैल्शियम इसके अलावा ट्रांसपोर्ट होता है, एक प्रोटीन होती है कालमेडुलिन। यदि पैराथायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, तो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ती है। कैल्शियम की मात्रा यदि ब्लड में बढ़ेगी तो इसकी एक टेंडेंसी है कि ये जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, जैसे साइट्रेट है, ऑक्जेलेट है, कार्बोनेट है, उनके साथ ये कंपाउंड बनाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये सब जो है किडनी स्टोन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा होना भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, और ये खासकर किडनी स्टोन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये डिफरेंट आयंस जो ऑर्गेनिक आयंस हैं उनके साथ तुरंत रिएक्ट करके और कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आयरन 65 to 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। आयरन की, जैसे हमने बताया कि आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस या हीम का एक महत्वपूर्ण आयन है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो है आयरन रोल प्ले करता है, और यदि आयरन की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा यदि है तो आयरन टॉक्सिक भी होता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर या लीवर डिसऑर्डर भी इससे डेवलप होता है। ट्रांसफेरिन, जैसा हमने इधर देखा था, फेरिटिन, फेरिटिन आयरन को स्टोर करता है, ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी इसके एक्चुअल डेस्टिनेशन तक यदि आयरन नहीं पहुंचेगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल लेवल है 200 to 300 mg पर डेसीलीटर। यदि इसकी मात्रा कम होगी तो वही कंडीशन डेवलप होगी जो आयरन डिफिशियंसी में होती है, दैट इज एनीमिया। यूरिया 1.2 to 3 मिलीमोल पर लीटर। यूरिया जो है ये प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है, अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होता है बाय द यूरिया साइकिल इन द लीवर। लीवर में ये यूरिया बनता है। यदि यूरिया लेवल बढ़ता है
तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है किडनी डैमेज से, क्योंकि किडनी ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया। तो यूरिया निकल नहीं पाएगा, तभी बढ़ेगा और ये कंडीशन तभी आएगी जब किडनी सही से काम नहीं करेगा या किडनी डैमेज होगा। यूरिक एसिड यूरिक एसिड जो है ये प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है। कुछ न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो कैटाबोलिज्म के द्वारा जो है यूरिक एसिड बनाते हैं। यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ती है, जैसा कि इसमें नॉर्मल लेवल दिखाया गया है 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर। यदि इससे ज़्यादा है और वो काफ़ी दिन तक बना रहता है तो यूरेट क्रिस्टल बनते हैं। यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरेट में, और ये सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम के साथ बन करके उसका यूरेट क्रिस्टल बना लेता है। यूरेट क्रिस्टल जो है वो निडिल लाइक होता है और ये सॉफ्ट टिश्यू जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं वहाँ जो है ये डिपॉजिट हो जाता है और सुई के चुभने की तरह दर्द होता है। जैसे अचानक कोई बैठा हुआ है और उठा तो उसको सुई की तरह दर्द होने लगता है। आगे चल करके ये गाउट का रूप लेने लगता है, यानी गठिया जो है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। यूरेट का डिपोजिशन होता है और सुई के चुभने की तरह दर्द होता है, क्योंकि इसके क्रिस्टल जो होते हैं यूरेट के वो सुई की नोक की तरह होते हैं। जिंक तमाम एंजाइम्स का महत्वपूर्ण घटक है। जिंक की मात्रा यदि कम होती है तो एक्जिमा भी हो सकता है जिंक की कमी से। स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, या आँख के पास जो काला धब्बा होता है या काले धब्बे आँख के पास या कान के पास, ये सब जो है वो जिंक की वजह से होते हैं। HDL मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक कोलेस्ट्रॉल का रूप होता है जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL का लेवल यदि बढ़ा है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत है। इसका लेवल जो है 59 mg पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका लेवल यदि बढ़ा है तो ये हार्ट के लिए दिक्कत करता है। इसका लेवल 130 mg पर डेसीलीटर से कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg पर डेसीलीटर से कम रहे। कोलेस्ट्रॉल जो है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही पब्लिसाइज्ड लिपिड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कम से कम 15 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है और उनका रिसर्च जो है वो एसोसिएटेड है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल यदि बढ़ता है तो ये प्लेक बना लेता है आर्टरीज में, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पड़ती है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ये आगे चल करके वो ब्लॉक भी हो सकती हैं आर्टरीज, जिससे जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी स्थिति जनरेट हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड ये डाइटरी लिपिड है, सीधे डाइट से रिलेटेड है। यदि हम ज़्यादा तली भुनी चीज़ खाते हैं, लिपिड का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। 30 to 149 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल लेवल है। इसकी मात्रा बढ़ना भी जो है आगे चलकर हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। ये सेल्स हैं WBC 5 to 12,000 पर माइक्रोलीटर, RBC 4 to 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर। WBC ये खासकर इम्यून सेल्स में आती हैं। इसका बढ़ना मतलब इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल या बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स का इन्फेक्शन होगा तभी इसका लेवल बढ़ेगा। RBC में 90% हीमोग्लोबिन होता है, करोड़ों मॉलिक्यूल उसमें पैक रहते हैं। RBC का लेवल कम होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, जो कि नॉर्मल होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल, 13 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल एंड 16 ग्राम पर डेसीलीटर इन चिल्ड्रंस। तो यदि इससे डाउन हो जाएगा तो चूंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो आप थोड़ा भी चलेंगे या थोड़ा भी एक्सरसाइज या काम करेंगे तो सांस फूलने लगती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हीमोग्लोबिन कम रहता है। न्यूट्रोफिल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
ये सब इम्यून सिस्टम की सेल हैं। इनका लेवल तभी बढ़ता है जब कोई इन्फेक्शन होता है। इस्नोफिल्स जो है ये इसका लेवल बढ़ेगा तो एलर्जिक रिएक्शंस भी डेवलप हो जाती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन है या अस्थमा लाइक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है जब इस्नोफिल्स इंक्रीज होता है। मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को जो है ये इनगल्फ कर लेती हैं और इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो इनका लेवल बढ़ने का मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। एल्बुमिन लीवर में सिंथेसाइज होती है और इसके घटने या बढ़ने का मतलब है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम्स आती है, लीवर में कोई दिक्कत आएगी तभी इसका लेवल बढ़ेगा घटेगा। एल्कलाइन फास्फेटेज 30 to 125 यूनिट पर लीटर होना चाहिए। यदि इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये लीवर के डैमेज होने का संकेत है, खासकर हेपेटाइटिस में या लीवर कैंसर में इसका लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है। ALT, AST ये दोनों एंजाइम्स भी लीवर से रिलेटेड हैं, लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। यदि इनका लेवल बढ़ता है तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द लीवर निक्रोसिस, हेपेटाइटिस या लीवर कैंसर। बाइलीरूबिन ये बाइल पिगमेंट है, येलो कलर का होता है, लीवर में सिंथेसाइज होता है। लीवर में सिंथेसिस होने के बाद बाइल डक्ट द्वारा गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाता है। यदि लीवर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो ये लीवर से जो है गाल ब्लेडर में ना आकर के सीधे ब्लड में जाता है, तो जिससे ब्लड में इसका लेवल जब बढ़ता है 1.3 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होने लगता है तो ये दिखने लगता है। इसका सिम्टम्स जो है जैसे येलो स्किन है, येलो आइज़ है, यानी आँख पीली दिखेगी, स्किन पीला दिखेगा, ये सब तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। तो बाइलिरुबिन का लेवल बढ़ने का मतलब है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लीवर डिजीज़। कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लीवर कैंसर है या कोई चीज़ है जो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती है, तो जिसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो ब्लड में आने लगते हैं और उनका लेवल बढ़ जाता है। तो ये रिलेटेड है सीधे लीवर डिजीज से और सीरियस लीवर डिजीज से रिलेटेड है। प्रोटीन का लेवल बढ़ना भी बहुत खतरनाक होता है। प्रोटीन का लेवल जब बढ़ेगा, यदि ब्लड में जैसे नॉर्मल इसमें दिखाया है 6.0 to 8.2 ग्राम पर डेसीलीटर, इससे ज़्यादा यदि है तो वो किडनी डैमेज भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन बढ़ने का वो है कैंसर या मल्टीपल माइलोमा में जो है प्रोटीन का लेवल ब्लड में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है। TSH ये हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका लेवल यदि बढ़ता है तो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। TSH बढ़ने का मतलब है पिट्यूटरी कैंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है तभी TSH का बनना तेज होता है और इसका लेवल बढ़ने लगता है। तो ये खासकर पिट्यूटरी कैंसर में भी देखा जाता है। यदि ये बढ़ता है तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म दो कंडीशन होती है। हाइपरथायराइडिज्म में ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है, हाइपो में उतनी एक्टिव नहीं होती। यदि हाइपरथायराइडिज्म है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका जो सिम्टम्स है उसमें होता है कि वेट लॉस, एकाएक वेट जो है वो अचानक से वेट कम हो जाता है। ठंड इसमें ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है और वेट लॉस होने लगता है। थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स यदि कम हैं तो हाइपोथायराइडिज्म या हाशिमोटो डिजीज हो जाती है, जिसमें एकाएक वेट जो है वो आदमी गेन कर लेता है, अचानक से मोटा हो जाता है और उसको ठंड ज़्यादा लगती है,
ओवरवेट रहता है और डिजीनेस या बॉडी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा होता है हाइपरथायराइडिज्म में, जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, हाइपर एक्टिव होता है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है या जो सारे कंपाउंड्स जो है ये डिपेंड होते हैं कि हम किस तरह की लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं। इस लेवल को हम पहले से ही अपने बैलेंस डाइट से या डेली एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। खासकर यदि हम ओबेसिटी को रोक सके, यानी मोटापा यदि हम ना आने दें, तो ये तभी संभव है जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज करें और नॉर्मल डाइट लें। यदि सब चीज़ हम नॉर्मल करेंगे तो ये आयरन और कंपाउंड का बैलेंस भी हमारे ब्लड में नॉर्मल रहेगा और जो मेटाबॉलिज्म की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे हम बचे रहेंगे।